बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इमरान इस्माइल साहब ने मंसूर के प्रोग्राम में कुछ आम गुफ्तगू की है। याद रखिए कि इमरान इस्माइल साहब जो हैं, इमरान खान साहब की चॉइस थी और इमरान खान के दौरे हुकूमत में इन्हें गवर्नर सिंध बनाया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान इस्माइल इमरान खान साहब के बहुत करीबी और पुराने साथी थे, लेकिन जब एक मुश्किल वक्त आया, एक दोस्त में मुश्किल वक्त आया, तब उन्होंने साथ छोड़ दिया। असल दोस्त का तब इम्तिहान होता है, तब पता चलता है जब वो हंसी में भी साथ हो, गम में भी साथ हो। लेकिन यहाँ पर हंसी में तो साथ थे ही थे, लेकिन गम में किसी ने साथ नहीं दिया। वो गुफ्तगू क्या होगी, सबसे पहले ये गुफ्तगू सुने, उसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। आपको पीटीआई छोड़े हुए अब तकरीबन 1 साल होने जा रहा है, लेकिन अब वापसी की बातें मुख्तलिफ रहनुमाओं के हवाले से हो रही हैं। फवाद चौधरी साहब का नाम भी लिया जा रहा है। आपकी क्या राय है, या अभी भी 1 साल पहले जो आपने ऐलान किया था आप उसी पे कायम हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, जो 1 साल पहले ऐलान किया था वो भी जाहिर है कि मैं बार बार कह चुका हूँ कि दिल से नहीं किया था, मजबूरियों की वजह से किया था। और आज भी मेरी इमरान खान से कोई तकरीबन 1993 से एफिलिएशन है। मैं तकरीबन 27-28 साल का था उस वक्त जब मैं खान साहब को मिला था। शौकत खानम के लिए हमने काम शुरू किया था। उसके बाद शौकत जब पीटीआई बनी तो भी मैं बानी अरकान में से था। फिर उसके बाद तब भी मैं खान साहब के साथ रहा। और अक्सर मेरा ये कहना है कि इमरान खान सिर्फ लीडर ही नहीं, मेरे वो एक बहुत अजीज दोस्त भी हैं जो मेरे दिल के करीब हैं। मैंने 33 इयर्स का एक अरसा उनके साथ गुजारा, 32 इयर्स का। तो मेरा जाहिर है कि एक बहुत करीबी ताल्लुक है उनके साथ, और वो इस तरह नहीं टूट सकता। उसके अलावा फिर जो उनकी लीडरशिप है उस पर भी जाहिर है कि उनके साथ काम किया, चले, एक नया पाकिस्तान का ख्वाब लेके चले। और ये कोई दीवाने की बर्ड नहीं थी कि नया पाकिस्तान बनाना है। ये एक्चुअली हमारा बिलीव था और है कि हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें वही सारी चीज़ें जो खान साहब बताते रहे हमें एक अरसे से, कि जिसमें हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी, लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे। और मैं कहता हूँ व्हाई नॉट, पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि वी एक्चुअली कैन डू इट। आई स्टिल बिलीव इट। मेरा वो ख्वाब अभी जिंदा है, वो टूटा नहीं है, वो बाकी है। लेकिन इमरान साहब, जो 1 साल पहले जब आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन खदशात का या जिन इश्यूज का जिक्र किया था, और वो है एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात के हवाले से, आपने उसके अंदर फरमाया कि जिस किस्म के नेम कॉलिंग हो रही थी वो नहीं होनी चाहिए। तो आज भी 1 साल के बाद तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी उसी पोजीशन पे खड़ी हुई है जिसमें वो डीजी आईएसपीआर को भी टारगेट करती है, एस्टैब्लिशमेंट को भी टारगेट करती है, मौजूदा आर्मी चीफ को भी टारगेट करती है। तो आप इन तमाम चीज़ों के साथ अब कंफर्टेबल हैं? नहीं, मैं उस वक्त भी देखें, नेम कॉलिंग जो है वो उस वक्त भी मुनासिब नहीं थी, वो आज भी मुनासिब नहीं। और आज मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ का ऐसा काम कर रही है कि किसी को नेम कॉलिंग कर रही है। बहरहाल वो अगर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे रहे हैं तो वो उनका हक है, वो जरूर दें जवाब। लेकिन नेम कॉलिंग तो अब नहीं हो रही। और देखें, इमरान खान लीडर हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, रहनुमा हैं, जो कुछ भी आप कह लें, लेकिन इख्तिलाफ तो हम रख सकते हैं उनसे। और हम, मुझे याद है कि हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग्स हुआ करती थी और हमारी जो किचन कैबिनेट की मीटिंग्स हुआ करती थी, खुल के इख्तिलाफ इमरान खान साहब से किया करते थे। एंड कभी मुझे एहसास ऐसा नहीं हुआ कि उनको कोई चीज़ हमारी बुरी लगी हो। आफ्टर ऑल इज अ ह्यूमन बीइंग, को बुरी लगती भी होगी बात, तो ऐसा एक्सप्रेस कभी उन्होंने नहीं किया कि उनको हमारा बोलना बुरा लगा। बल्कि जो लोग इख्तिलाफ रखते थे उनसे वो पहले राय लेते थे कि तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारा डिफरेंट व्यू आता है। तो इस तरह से मैंने तो कभी नहीं देखा कि उनको कोई नाराजगी हुई उस चीज़ की। और उसी चीज़ का बरमला इज़हार मैंने उस वक्त भी किया था कि नेम कॉलिंग जो है वो मुनासिब चीज़ नहीं है। और आज भी मैं इस बात तो इमरान साहब, इस अरसे में पिछले चंद हफ्तों में क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से आपसे कोई राब्ता हुआ, किसी ने कुछ कहा, या आपने कोई राब्ता किया? नहीं, मेरा अपने पुराने दोस्तों से राब्ते हैं, जैसे सैफुल्लाह नियाजी हैं या फवाद चौधरी हैं या और दूसरे लोग हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है जो राब्ते में रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी तक उसके बाद से आज तक राब्ते में हैं, क्योंकि बहुत पुराने हमारे वास्ते ताल्लुकदारियाँ बन गई हैं। तो एक दूसरे को इस तरह डंप करना जो है वो शायद मुमकिन भी ना रहा हो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों ने किया भी होगा वो। लेकिन एक चीज़ है कि इस सारे पीरियड में वो जो मौला अली का एक कॉल है कि पैसा और पावर मिलने के बाद बंदा बदलता नहीं, उसमें उसकी असलियत सामने आ जाती है। तो वो एक उस दौर को भी देखा, और फिर उसके बाद जो दूसरा दौर देखा कि जिसमें आपके ऊपर प्रेशर हो और आपके पास पावर ना हो, और
आप बिल्कुल डंप किए जा चुके हों या पॉलिटिकली आप उतने वायबल ना रहे हों, तो उस वक्त भी देखा बहुत सारे लोगों को बदलते हुए चेहरों को। बहरहाल ये भी एक सियासत का तरीका है, अगर आप इसको समझते हैं कि कामयाबी इस हद तक तो ज़रूर है कि वो अपनी सीट रिटेन करने में, अपनी सियासत को बचाने में, अपने सियासत में अपना एक मकाम पैदा करने में आगे आए। तो मैंने तो 2 ही लोग पाकिस्तान में ऐसे देखे जो सियासी इतने इस तरह के सियासी फैसले करते हैं, एक आसिफ अली जरदारी और एक फैसल वोटा। जी, गुफ्तगू आपने सुनी। ऐसी ही कुछ गुफ्तगू हमने एक हफ़्ता पहले काशिफ अब्बासी के शो में असद उमर जब आए थे तब हमने सुनी। वो भी शर्मिंदा थे और असद उमर को उल्टा काशिफ अब्बासी ने शर्मिंदा कर दिए थे। यहाँ भी कुछ ऐसे ही देखने को आया कि मंसूर के कुछ सवालों ने इमरान इस्माइल को शर्मिंदा कर दिया, लेकिन मंसूर एक चीज़ को स्किप कर गए जब उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि कराची के MNAs जो है वो साथ छोड़ गए। अच्छा, सबकी बात नहीं हो रही, उन्होंने पॉइंट आउट किया, एक तो फैसल वाडा हो गया, असद उमर हो गया और तीसरे ये हो गए, और तीनों के पास बड़े ओहदे थे। 2 वफाकी वज़ीर रह चुके हैं साबिक, और तीसरे जो हैं ये ख़ुद गवर्नर थे। अब बात आ जाती है कि जो दूसरे थे, यानी कि अगर आप यास्मीन राशिद साहिबा को देख लें, आप सनम जावेद को देख लें, आप तैयबा राजा को देख लें, ये जितने भी जो हमारी ख़वातीन, आली हमज़ा को देख लें, और इसके अलावा अली मोहम्मद ख़ान हो गए, उमर सरफराज चीमा साहब हो गए, और दीगर भी जितने भी रहनुमा हैं वो अब भी कैद में हैं। लेकिन अली मोहम्मद ख़ान तो रिलीज़ हो गए, पर इनके साथ भी किस तरह का सलूक किया गया, यानी कि कोर्ट ऑर्डर कर दी थी इन्हें रिहा कर दिया जाए, ये जेल से निकलते तो दूसरी गाड़ी में बिठा के इन्हें दोबारा जेल ले जाया जाता था। फिर कोर्ट ऑर्डर कर दी थी कि इन्हें रिहा कर दिया जाए, फिर इन्हें तीसरी गाड़ी में बिठा के दोबारा जेल ले जाया जाता था। तो इस तरह से सख्तियाँ झेली हैं इन्होंने। लेकिन जिन्होंने सख्तियाँ नहीं झेली, जो माफ़ियाँ मांग के चले गए, जिसमें असद उमर है, इमरान इस्माइल साहब हैं, तो उनका क्या वो पार्टी में वापस आ जाएंगे? अच्छा, इमरान खान साहब ने एक ऑप्शन तो खुला रखा था, शायद वो ये बात भी स्किप कर गए हैं मंसूर। इमरान खान साहब ने ये ऑप्शन एक रखा था कि अगर जो सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वो जा सकते हैं, लेकिन क्या इमरान खान साहब ने उसकी कोई कंडीशंस रखी थी? शीरी मज़ारी की जो है उसमें तो एक कंडीशन थी कि वो आ सकती हैं, मलाइका बुखारी में भी कंडीशन थी कि वो आ सकती हैं, इसके अलावा दीगर 1-2 रहनुमा और हैं उनमें भी कंडीशंस थी कि वो आ सकती हैं। क्या इन अफराद के बारे में रखी थी? क्योंकि ये अफराद जितने भी हैं ये इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी साथी थे। अब आखिरी फ़ैसला तो इमरान खान साहब का हो कि वो पार्टी में इन्हें दोबारा लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन इनकी जो गुफ्तगू है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि ये दोबारा पार्टी में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनको पता चल गया है कि ये दौर सल्तनत इमरानिया है, क्योंकि आपने आवाम का एक रुख देख लिया, आपने आवाम का समंदर देख लिया, आपने तारीख़ के इंतखाबात देख लिए, इसके अलावा आपने अभी IMF की हाल ही में रिपोर्ट देख ली कि सबसे ज़्यादा वोट तो तहरीक इंसाफ ने लिए। इन तमाम पार्टियों से ज़्यादा वोट तहरीक इंसाफ ने लिए हैं। और उस रिपोर्ट के मुताबिक तो एक तो DGSPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं उन्हें झूठा नहीं कह रहा, IMF की रिपोर्ट कह रही है। तो इस तरह से क्या इमरान खान का साथ छोड़ना इन सब की गलती थी? तो बिल्कुल हाँ, गलती थी। अगर ये उस टाइम पर खड़े रहते तो आज अली मोहम्मद ख़ान की जो इज़्ज़त है, सनम जावेद की और दीगर जितने भी रहनुमा, आलिया हमज़ा, जितने भी अंदर हैं, सरफराज साहब हैं, उनकी इज़्ज़त और इनकी इज़्ज़त दोनों को मिला के देख लें। मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप दोनों की तस्वीरें उठाएं, सोशल मीडिया पे लगाएं, तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन मकबूल है और कौन बढ़ गया। लगभग सबकी सियासत बढ़ चुकी है जो इमरान खान साहब का साथ छोड़ के गए हैं। उसमें फैसल वाडा साहब का भी जिक्र किया मंसूर ने कि फैसल वाडा साहब तो होशियार निकले। हालांकि फैसल वाडा होशियार नहीं निकले, उन्होंने होशियारी पकड़ी। इमरान खान ने तो उनको फारिग किया ही है, बोला चलें आप जाएं। तो उन्होंने किसी सियासी जमात से रब्ता नहीं किया, उन्होंने दोस्ती नहीं की। उनको पता था कि मैंने किसके साथ दोस्ती रखनी है, किसके आंखों का तारा बनना है, ताकि मैं आगे मुस्तकबिल में कामयाबी समेट सकूं। और उसका जिक्र फिर कर दिया गया कि किस तरह से वो सेनेटर बने हैं। हालांकि ना MQM से ताल्लुक़, ना पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़, ना नून लीग से ताल्लुक़, तीनों से लड़ाई, तीनों से झगड़े, तीनों से खफा, लेकिन फिर भी वोट दिए तो किसको दिए? फैसल वाडा को। क्यों? क्योंकि सेनेटर बनना है। ये भी किसी की आंखों का तारा बन चुके हैं और उनकी सियासत पे तो सिर्फ कह के ही लगा सकते हैं और कुछ भी नहीं। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।